हेलो स्टूडेंट बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र का। उसमें हम आज आपको संसाधन के रूप में लोगों के बारे में आप बताएंगे। पहले इस चीज़ को एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। देखो, संसाधन मैंने ज्योग्राफी में भी आपको बताया, जब ज्योग्राफी का पढ़ा रहा था तो उस दौरान मैंने पढ़ा कि संसाधन का तात्पर्य होता है कि जो मनुष्य की जो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या मनुष्य की जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए जिन हमें मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता होती है वो हमारे लिए संसाधन है। जैसे प्रेजेंट के अंदर जैसे ब्लैक बोर्ड है, ये मेरे लिए संसाधन है क्योंकि इसमें आपको पढ़ा, ये वाइट बोर्ड है, मैं आपको इससे पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास मार्कर है, ये इस पर लिखने के लिए प्रयोग हो रहा है, ये मेरे लिए एक संसाधन है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिस मोबाइल के माध्यम से, वो मेरे लिए एक संसाधन है आप तक कम्युनिकेशन करने के लिए, आप तक अपना कम्युनिकेशन पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए संसाधन है कि मनुष्य की जो भी आवश्यकताओं को जो पूरा करता है वो क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। तो संसाधन के रूप में लोग अध्याय में, इसमें जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व है कि अधिक परिसंपत्ति के रूप में हम किस प्रकार से उसको व्याख्या करते हैं। तो परिचय, आप सबसे पहले मैंने इसके बारे में संसाधन के रूप में कि लोग किस प्रकार से, तो पहले परिचय मैं आपको इसका करा देता हूँ। तो लोग किस प्रकार से इन चीज़ों को प्रयोग करते हैं। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान में उत्पादन तथा कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादन पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सर्जन में उनके योगदान को क्षमता पर बल देना है। दूसरे संसाधनों की भांति जनसंख्या में भी एक संसाधन है और एक मानव संसाधन कहलाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। मानव संसाधन यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्राय उस वक्त अनदेखा कर दिया गया जब हम इसके नकारात्मक पहलू की तरफ देखते हैं। यानी कि संसाधनों के कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट हमने देखे। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव, जैसे मान लीजिए मैंने ज्योग्राफी में बताया था आपको, और पिछले चैप्टर के अंदर बताया था कि नर्मदा नदी के ऊपर डैम बनाया जा रहा है। तो उस डैम का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि जहाँ पर हम सिंचाई के लिए उस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, संसाधन, वो हमारे लिए एक संसाधन हो गया। नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जैसे वहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो वहाँ से विस्थापित हो जाएंगे, वो वहाँ से चले जाएंगे। तो ये हर चीज़ संसाधन का नेगेटिव। तो इस चैप्टर के अंदर जैसे मैं दोहराई करवा रहा हूँ, तो इसमें बताया कि संसाधन के नकारात्मक सकारात्मक पहलू दो भी हैं। इनकी जिन चीज़ों का हम ज़्यादा लुत्फ उठा रहे हैं, अब उनकी डीमेरिट भी, हमारे पॉजिटिव पॉइंट भी साथ साथ आते हैं और नेगेटिव पॉइंट भी साथ साथ आते हैं। इनकी दोनों पॉइंट साथ साथ आकर चलते हैं। तो एक मानव संसाधन के रूप में यह विशाल जनसंख्या के सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू दोनों की तरफ देखा जाता है। जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच संबंधित समस्याओं को विचार को लेकर इस विद्यमान मानव संसाधन के रूप में अधिक शिक्षा व स्वास्थ्य द्वारा वह विकसित किया जा सकता है। तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की भांति ही देश की उत्पादन शक्ति की ओर में वृद्धि करता है। मानव पूंजी में निवेश मान लीजिए, निवेश कैसे, मानव पूंजी में निवेश कैसे करेंगे? शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा का प्रसार करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे, लोगों को ट्रेनिंग देंगे, प्रशिक्षण देंगे, स्वास्थ्य सुविधाओं लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, अवेयर करेंगे। तो ये मानव पूंजी में निवेश हो गया। यानी कि अनभिज्ञता क्या होती है? अनभिज्ञता होती है कि सही किसी चीज़ के बारे में सही प्रॉपर से जानकारी प्राप्त न होना, वो अनभिज्ञता है। तो हम बात करते हैं अनभिज्ञता की, तो अनभिज्ञता के अंदर हम ये चीज़ लेंगे कि लोगों के अवेयरनेस के शिक्षा के माध्यम से, प्रशिक्षण ट्रेनिंग देकर या स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराकर हम लोगों को इस बारे में अवेयर करा सकते हैं, जागरूक करा सकते हैं।
तो भौतिक पूंजी निर्माण के अंदर मानव पूंजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में कार्य करता है। मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा इत्यादि मैंने बताया, और भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक भौतिक पूंजी क्या है? भौतिक पूंजी जैसे मान लो मशीनें हैं, हमारे पास कंप्यूटर है, मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, वो भौतिक पूंजी होगी। तो उसके अंदर हम इस चीज़ का अधिक प्रसार कर सकते हैं। भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित तथा बेहतर प्रशिक्षण लोगों की उच्च तथा उत्पादन के कारण होने वाली अधिक आय के साथ साथ अधिक स्वास्थ्य लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है। भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उत्पादन थी। हरित क्रांति कब आई? 1960 के दशक के बाद में, कि किस प्रकार बेहतर उत्पादन और प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत जो उपलब्ध हुई, उसके बारे में हम वो चीज़ बता रहे हैं। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यचकित उदाहरण के माध्यम से उसको हम देख सकते हैं। तो ये पूंजी यानी कि मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार से अपना स्थान तथा प्रशिक्षण को चेंज कर दिया है, उसको बदल लिया है। यानी कि मानव पूंजी को साहित्य पूंजी में कन्वर्ट करके, मानव पूंजी को आर्थिक पूंजी में कन्वर्ट करके हमने उसकी परिभाषा ही बदल दी है। तो अब देखेंगे कि उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षा बल्कि अधिक स्वास्थ्य लोगों को लाभ पहुंचाता है। उच्च आय, मान लीजिए उच्च आय उच्च स्वास्थ्य, सुविधाएं, मान लीजिए जैसे मान ले आप या स्वास्थ्य सुविधाएं, जैसे मान लीजिए भी आप अच्छी एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हो, तो अच्छी एजुकेशन प्राप्त करोगे तो उसके लिए आप क्या करोगे? अच्छी एजुकेशन प्राप्त करोगे तो उसके लिए क्या पैसे खर्च करोगे। पैसे खर्च करोगे तो अच्छा स्वास्थ्य होगा, अच्छा स्वास्थ्य होगा तो उससे कौन होगा? जनसंख्या प्रभावित होगी, जनसंख्या प्रभावित होगी। तो ये सारी चीज़ें भौतिक पूंजी के साथ साथ मानव पूंजी निवेश के अंदर भी इस चीज़ को हम देखते हैं, जैसा कि आपकी किताब के अंदर बताया गया है। क्योंकि अधिक शिक्षा या अधिक स्वास्थ्य जनसंख्या को लाभ और उन लोगों तक पहुंचाना है जो उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या शिक्षित नहीं है, तो उन तक पहुंचाना है। उतनी स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें प्रदान करना है। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधन जैसे भूमि और भौतिक पूंजी में श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकते हैं। भूमि और पूंजी अपने आप में एक उपयोगी संसाधन नहीं है, बल्कि ये मानव पूंजी के साथ निवेश करके इसको अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए यह दायित्व हो कि मानव पूंजी में निवेश के द्वारा इसे एक उत्पादन और परिसंपत्ति के रूप में इसको बदला जा सकता है। कैसे? हम इसका उदाहरण और देख सकते हैं। एक शकल की कहानी है, उसके माध्यम से हम आपको समझाएंगे। शकल एक कहानी है, मैं आपको शकल की कहानी पढ़ के आपकी बुक में है। शकल की कहानी। दो मित्र विलास और शकल एक ही गांव सोमपुरा में रहते थे। शकल की आयु 12 वर्ष थी और उसकी माँ शीला घर का काम काज देखती थी। उसने पिता बूटा चौधरी खेत के अंदर काम करते थे। शकल घर के काम में अपनी माँ का हाथ में बटाता था, मदद करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू व बहन शीतू की भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी और लेकिन वह घर पर बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली। बूटा और शीला चाहते थे कि उसका बेटा शकल पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखाने के लिए जोर देते थे, जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया था। उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने
उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने सकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया। सकल प्रतिभाशाली था और आरंभ में ही उसने पढ़ाई में रुचि ली। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया और कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर का डिजाइन किया और इस सॉफ्टवेयर में फर्म में उसको अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए उसने सहायता की। उसने बॉस से अपनी सेवाओं को प्राप्त किया, यानी कि बॉस, उसका जो बॉस था, उसने अपनी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसको और ज़्यादा तरक्की मिल गई, उन्नति मिल गई। तो एक कहानी थी सकल की कि इस प्रकार से दुर्गम परिस्थितियों के अंदर पढ़कर उसने अपने आप को दो मित्र, विलास तो वहीं रह गया, लेकिन सकल ने मतलब कि अपने आप को एक इंजीनियर के रूप में अपने आप को साबित किया और आगे बढ़ा सकल। विलास की कहानी पढ़ते हैं अब एक बार, विलास के बारे में और पढ़ते हैं। विलास 11 वर्ष का एक लड़का है और वह एक सकल के ही गांव में रहने वाला है, सकल के गांव में रहता है। विलास के पिता महेश एक मछुआरा है। विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी माँ गीता ने मछलियाँ बेचकर उसे परिवार का पालन पोषण किया। वह जमींदार के तालाब पर मछलियां खरीदता, वह निकट की मंडी में बेचता था। वह मछलियां बेचकर एक दिन में केवल 20 से 30 रुपए ही कमा पाती थी। विलास गाठिया का रोगी बन गया था। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सकता था, उसके पढ़ने में रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता था तथा उसने छोटे भाई बहन भी देखभाल करते थे। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। परिवार में उसकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं रहा, तो विलास भी उसी गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हो गया। अपनी माँ की तरह वह भी कम ही कमा पाता था। तो इस प्रकार से सकल एक सफल, यानी कि शिक्षा के माध्यम से शिक्षित होकर एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। वहीं विलास था, विलास की कहानी मैंने बताई। विलास की कहानी मैंने आपको बताई। तो विलास ने शिक्षा अर्जित नहीं की, शिक्षा न अर्जित करने के चक्कर के अंदर वो वहीं पे वहाँ का वहाँ ही रह गया। तो ये इन 2 कहानियों के माध्यम से हम, विलास और सकल की कहानियों के माध्यम से हम ये चीज़ें देख सकते हैं कि सकल किस प्रकार से इनकी शिक्षित होकर अपने आप को उसने सफल साबित किया और वहीं विलास ने अपने आप को किस प्रकार से बैकफुट, यानी कि पीछे धकेल दिया, पीछे उसने धकेल दिया। तो इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययन में हमने देखा कि सकल स्कूल जाता है जबकि विलास स्कूल नहीं जाता। सकल शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट और स्वस्थ है, उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं, और विलास गाठिया का रोगी है, उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत, परामर्श लेने की। और इसी प्रकार से कंप्यूटर में डिग्री धार करके सकल एक प्राइवेट फर्म के अंदर नौकरी मिल गई और विलास वहीं काम करता रह गया, विलास कुछ नहीं मिला। तो इस तरह हम परिवार के पालन पोषण की तरफ हम देख सकते हैं कि दोनों के अंदर किस प्रकार से समानताएं देखी जा सकती है। इनकी सकल और विलास के अंदर, सकल के मामले में कई वर्षों में शिक्षा ने उसके श्रम और गुणवत्ता को बढ़ाया और उसकी उत्पादनता में वृद्धि की। तो कुल उत्पादन में हम देखेंगे कि मानव पूंजी का निर्माण में कुल उत्पादन में कैसे भूमिका निभाती है। तो मानव पूंजी में शिक्षा, चिकित्सा सेवा, ये इत्यादि निवेश के माध्यम से हम एक नई और प्रासंगिकता की ऊंचाई तक हम पहुंच सकते हैं। तो ये आज मैंने ये सकल और विलास के बारे में आपको 2 कहानी के बारे में बताया। तो यही हमारे लिए एक संसाधन है। आज हम संसाधन के रूप में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अब ये जो कहानी मैंने आपको बताई कि संसाधन, तो यहाँ संसाधन क्या होगा, सकल और विलास। इनकी अच्छी शिक्षा अर्जित करके सकल तो कहाँ पर एक नई ऊंचाइयों पर पहुँच गया और वहीं विलास वहीं गांव के अंदर ही रह गया, क्योंकि उसको पूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं हुई। और जब पूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं हुई तो वह हर चीज़ से अनभिज्ञ रह गया, क्योंकि उसे पूर्ण रूप से कोई चीज़ प्राप्त नहीं हुई। जब प्राप्त नहीं हुई तो वो क्या रह गया, अनभिज्ञ रह गया, और उसको जहाँ पर पहुँचना था उस ऊंचाई तक नहीं पहुँच पाया।
तो हमने सकल और विलास की जो कहानियों के अंदर यही देखा कि ये दोनों संसाधन हैं, यदि इनके ऊपर सही निवेश किया जाए तो हम अपने समाज को कल्याण को अपने समाज को कल्याणकारी समाज के रूप में हम विकसित कर सकते हैं, कल्याणकारी समाज के रूप में उसको देख सकते हैं, उसको उठा सकते हैं। तो संसाधन के रूप में लोग यही चीज़ हमें बताता है कि सकल और विलास की कहानी को हम संसाधन के रूप में इसी एंगल से हम देखते हैं। आगे का जो चैप्टर है वो मैं आपको फिर कराऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है, लंबा है, तो इसकी कम से कम 3 वीडियो तो आपकी निश्चित रूप से बनेगी। इसके साथ साथ आपको मैं जो वर्क देता हूँ बच्चों, राइटिंग वर्क देता हूँ, तो साथ साथ आप अपना काम संपन्न करते जाएं, राइटिंग वर्क करते जाएं, कोई इसके अंदर कोताही ना बरते। राइटिंग वर्क आपका होता रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप बाद के अंदर 10वीं क्लास के अंदर भी आपको इस प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आप अच्छी तरह से देखना, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से व्हाट्सअप करके। थैंक यू।